जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नई सीरीज में। बहुत समय से जो पेंडिंग था सी सेट। सी सेट आप जानते हैं मैंने स्टार्ट किया था, मैथ शुरू की थी। आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो थोड़ा सा उसको रोक दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे। आज हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं सी सेट का ही एक टॉपिक, कॉम्प्रहेंशन। क्यों, क्या, कैसे क्लासेस चलेंगी, सारी जानकारी आपको आज के इस सेशन में हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर विचार करके उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। वह सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो दोस्त, सबसे बड़ी समस्या है कि जब फरवरी आती है तो हमें जीवन का आनंद दोगुना करना पड़ता है और उस समय हमें याद आता है कि भाई साहब सीसेट भी तो है। सीसेट ऐसा द्वार है चक्रव्यूह का जिसे भेदना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत कठिन आता है। हमें सीसेट में जो दो 27 क्वेश्चन 80 में से सही करने पड़ते हैं, बहुत टफ नहीं है। हम उसको टफ बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि फरवरी में हमें याद आता है कि भाई प्रीलिम्स में जीएस 1 के साथ साथ एक जीएस 2 का पेपर है जिसे सी सेट कहते हैं। तब तक हो जाती है देर। क्यों देर हो जाती है? क्योंकि फरवरी के आते ही हम प्रीलिम्स मोड ऑन करते हैं अपना। फरवरी में पहले तो आता है बजट, फरवरी में आता है इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी में ही आता है आपका भारत 2025-2026 नाम की पुस्तक भारत सरकार निकालती है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फरवरी में ही आपका आता है 365 करंट अफेयर्स। फरवरी के आसपास ही चीजें आने लगती हैं, मॉक टेस्ट। और फरवरी में ही आपको इतना सब तैयार करने के साथ साथ जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर टेस्ट जीएस 1 का देते हैं, तो आपको फिर याद आता है हिस्ट्री का वो पोर्शन छूट गया, पॉलिटी का वह पोर्शन छूट गया, अरे इकोनॉमी में तो मैंने अभी ढंग से पढ़ाई भी नहीं की है। तो फिर आपका जो कंप्रोमाइज होता है वह है सी सेट। आप नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। हमें कैसे पता? क्योंकि मैं कई वर्षों से यही करता आ रहा हूँ। मेरे साथ भी यही होता था, आपके साथ भी वही होता है। तो मैंने सोचा कि इसका तोड़ क्या है। तो इसका तोड़ बस इतना है कि अगर हम रोज अभी से, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आप टाइम पास कर लेते हो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स आप टाइम पास कर लेते हो, तो 30 मिनट्स वीडियो देखने में कोई बड़ी बात नहीं। और आपको घर पे कुछ नहीं पढ़ना अभी सी सेट में। अभी बस आप वीडियो देखिए और दिमाग लगाकर देखिए, शांति सुकून के साथ देखिए। दिसंबर में आप खुद कहोगे सर कॉम्प्रहेंशन इतना मजबूत हो गया है कि मैं 25 में से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके ही आऊंगा। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए 27 के परिप्रेक्ष्य में। तो क्योंकि हम लोएस्ट लेकर चलेंगे, हम ये नहीं लेकर चलेंगे कि 27 या 25 नहीं, 27 के आसपास आते हैं कॉम्प्रहेंशन, तो मैं ये नहीं कहूंगा 27 के 27 हो जाएंगे, आसमान में छेद क्यों नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उछाल के देख लो, आसमान में छेद नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाए। तो ये हवा हवाई बातें नहीं होंगी, मोटिवेशन होगा, पॉजिटिव होगी बातें, लेकिन पढ़ाई के बलबूते हम मोटिवेशन इकट्ठा करेंगे। जब हमें कॉम्प्रहेंशन पढ़ के मजा आने लगेगा, लगेगा यार सच में अच्छी बातें हो रही हैं, वहां से जो मोटिवेशन आएगा वह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हम कोई हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। पहली बात, हवा हवाई बातें में ही सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो 15 से ज्यादा भी लोगों के सही होते हैं, 22-25 तक सही करके लोग आते हैं, लेकिन हम लोएस्ट लेकर चलेंगे कि भाई साहब हम बहुत बेकार आदमी है, बहुत पढ़ने में बेकार है, गांव के देहाती लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता जाता, हम बस 15 ही सही करके आएंगे, ठीक है। प्लस रीजनिंग प्लस मैथ होगी हमारी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अभी 30 मिनट चलेगा, जैसे ही फरवरी आएगा तो ये टाइम बढ़ जाएगा। हम पहले कॉम्प्रहेंशन लेकर चलेंगे। कॉम्प्रहेंशन की बात भी कौन कर रहा है? जो खुद पहले 2 अटेम्प्ट देकर आया था, जब कॉम्प्रहेंशन उसने पढ़ा भी नहीं था। उसे पता था अपन मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, अपन मैथ और रीजनिंग में बढ़िया कर लेंगे। और पहले अटेम्प्ट में हमने मैथ और रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन करके आए थे, बढ़िया से सी सेट क्वालिफाई हुआ था। जैसे ही दूसरा अटेम्प्ट मेरा होता है, यूपीएससी अपनी औकात दिखाती है कि बेटा मैथ के हो तो बाहर हो जाओ, तो हमें याद आता है कि भाई साहब अब मैथ के बलबूते जीवन नहीं चलने वाला, खुद में सुधार आवश्यक है, खुद की गलती ढूंढो,
उसको समझो, सुधार करो। तो अपन ने वह नहीं किया कि अपन तो मैथ वाले हैं, मैथ रीजनिंग के अलावा कुछ नहीं देखेंगे, नहीं। अपन आए, सी सेट देखा, पढ़ा, फिर लगा यार सी सेट तो बहुत आसान है, इतना तो टफ भी नहीं है कॉम्प्रहेंशन अगर कर लिया जाए तो अपन ने कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ा। कॉम्प्रहेंशन पढ़ा तो लगा बहुत आसान है यार, मैथ वालों के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी आसान हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। आपको रोज इनसे रूबरू होना पड़ेगा। आप आधा घंटा ही सही, लेकिन इनको आंखों के सामने से गुजारते रहिए। जिस रास्ते से आप रोज जाते हैं वो रास्ता आप आंख बंद करके भी तय कर सकते हैं कुछ समय के बाद। तो वही यहाँ पर करना है। इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये 1-2 दिन की क्लास नहीं होने वाली है, लंबी चलेगी। तो आज पूरा खाका तैयार हो जाएगा। जिनको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जिनको लगे नहीं बकवास हो रही है तो जाकर के 5-10 हजार का बढ़िया सा कोर्स खरीद लेना और बढ़िया से जीवन का आनंद ले लेना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या क्या। तो पहली बात तो सिलेबस क्या होता है, क्या चीजें हैं वो बता देते हैं एक बार, क्योंकि पूरा सही से चलेंगे और सही से ही जीवन का आनंद लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो प्रीलिम्स के पेपर में 2 पेपर होते हैं। जो प्री होता है उसमें जीएस 1 होता है और जीएस 2 होता है। जीएस 2 को ही सीसेट बोलते हैं। सीसेट लिखा नहीं है, वहां लिखा है जनरल स्टडी 2 पेपर, सीसेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये 200 नंबर का होता है। ठीक है भाई, 200 नंबर का होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं, तो ये 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स। हिंदी माध्यम में ही चलेगी चीजें। 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस में आपको काट पीट के 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन काट पीट के कितने किए, अटेम्प्ट किए, वो सब चीजें। अब आपका सीसेट का टेंशन खत्म है। यहाँ आ गए तो बस शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा, वही आपका फीस होगी। क्योंकि फ्री में नहीं पढ़ा रहे, लाइक कमेंट शेयर आपका चाहिए, क्योंकि 2 पहियों से ही ये जीवन चलने वाला। एक हमारा पहिया सही रहेगा, आपका पहिया अगर सही रहा तभी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। जहां आपका लाइक कमेंट शेयर कम हुआ तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम भी कहेंगे कोई बात नहीं, पैसे लेकर थोड़ी पढ़ा रहे। आप इसका ध्यान रखिएगा कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपका जीवन सुधारते रहेंगे। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अब 80 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मेन रूप से इस समय का अगर मैं पैटर्न बताऊं आपको, तो जो जनरली क्वेश्चंस देखे जाते हैं तो वह कॉम्प्रहेंशन प्लस रीजनिंग प्लस मैथ इसमें है। कॉम्प्रहेंशन में लगभग 27 के आसपास ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 27 ही चाहिए है, 27 कॉम्प्रहेंशन में है, तो हम अन्य चीजें क्यों पढ़ें, क्योंकि हम विवेकानंद नहीं है कि कॉम्प्रहेंशन सारे सही कर लेंगे। हम रिस्क लेकर नहीं जा सकते। कुछ लोग होंगे जो रिस्क लेते होंगे मैथ और रीजनिंग छोड़कर कॉम्प्रहेंशन का, या कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग के साथ जीवन का आनंद लेते होंगे। हम उनमें से नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ी संस्था है। एक भी क्वेश्चन अगर कम हुआ, 0.1 मार्क्स भी अगर आपके कम हुए, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो रिस्क कोई नहीं लेना है, हवा हवाई बातें कोई नहीं करनी है। 27 रीजनिंग में अगर मोटा मोटा कहें तो 15 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैथ में देखा गया है कि 35 to 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब समझदार लड़के जो होंगे ना, वह क्या करेंगे, वह इनका भी टोटल करना शुरू करेंगे। कहेंगे सर ये 80 क्वेश्चन तो नहीं बन रहे। ठीक है, ये 35 to 40 के आसपास इनका सम करेंगे, कहेंगे 80 तो बन नहीं रहे। तो हमने कब कहा 80 बनेंगे, हमने तो बस ये बताया कि जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी 27 का 29 होगा, कभी कभी 23 भी हो सकता है, लेकिन 27 से बहुत रेयरली नीचे गया है ग्राफ। तो ये 27, 15, 35 to 40। सिलेबस में क्या लिखा है एक बार मैं भी पढ़ के बता दूं। तो सिलेबस में है बोधगम्यता, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता। अब आपको लगेगा इतने बड़े बड़े शब्द, हाँ इतने बड़े बड़े शब्द जब इसमें लिखे हैं तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्रहेंशन कितना बढ़िया होता होगा, सीसेट कितना बढ़िया होता होगा। आधारभूत संख्यन जब उनको ब्रेक किया जाता है तो इन्हीं 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है, कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग। तो जो संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल का मतलब है आपके अंदर की जो व्यक्तिगत कौशल स्किल्स हैं, आपके स्किल्स का टेस्ट होता है।
स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी बढ़िया है, आपके तार्किक क्षमता, तर्क करने की क्षमता कितनी है, पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है। क्या महात्मा गांधी जी खराब हैं तो हम भी बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी खराब है। आपने बुक्स पढ़कर उसको तार्किक तरीके से चेक किया कि महात्मा गांधी जी खराब हैं या अच्छे हैं। ये बातें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। और दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में कई बार ऐसा होगा, दो स्टेटमेंट एक जैसे लगते होंगे, आपको लगेगा ये भी सही, ये भी सही, अंत तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही। तो निर्णय लेने की क्षमता से आप यहाँ पर जब दो विकल्प एक जैसे लगभग होंगे तब भी आपको सही विकल्प चुनना है। ये आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये जब आप तैयारी करने के बाद सर्विस में जाएंगे तब ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत मदद करेगा और बहुत बढ़िया पेपर लगा हुआ है अगर आप ढंग से देखेंगे तो। मानसिक योग्यता, आपकी मस्तिष्क क्षमताएं यहाँ पर देखी जाती हैं और आपका थोड़ा बहुत प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, परसेंटेज, ये सब देखा जाएगा, नहीं मैथ देखा जाएगा। कुछ बार यहाँ पे लोग डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि पाई चार्ट वाले हैं या ग्राफ वाले हैं, वह भी लिख देते हैं। तो मैं उसे मैथ के ही अंतर्गत मानता हूँ। मैं तो 9, 10, 11, 12 मैथ में ही उसको डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टेटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो पढ़ के आया हूँ। ये कभी कभार पूछ दिया गया है, बाकी इसमें लोड नहीं लेना है। हमारा जीवन कहाँ से शुरू होगा? तो कॉम्प्रिहेंशन से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? यह वो जगह है जहाँ पे आपको धोखा नहीं मिलेगा। मैथ वो जगह है जहाँ पे आपको धोखा मिलेगा। ये कौन कह रहा है? जो मैथ का प्रकांड विद्वान है। अभिमान नहीं है मुझे, ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ कि सच में मैं मैथ ठीक ठाक आती है। कभी मैथ पढ़ के नहीं जाता था, रीजनिंग पढ़ के नहीं जाता हूँ, सही हो जाती है चीजें। हम तो फरवरी से भी स्टार्ट नहीं करते थे। मई में पेपर है, मई में पेपर है, अप्रैल में देख लिया सीसेट का 2-4 चीजें नोट्स रखे हुए हैं, वही एक बार रिवाइज कर लिया, चले गए और जीवन सही हो गया। तो हम मैथ वाले होने के बावजूद आपसे कहते हैं कि मैथ वालों का बहुत बेड़ा गर्क होने वाला है दोस्त। मत करो मैथ की इतनी तैयारी कि मैथ के बलबूते हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में मैथ भी इससे गया था, हो गया था, मैं बता रहा हूँ, हो गया था मैथ रीजनिंग के बलबूते। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन आज के समय में आप कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ नहीं सकते। तो चाहे आप मैथ बैकग्राउंड के हो या ना हो, कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही है। फिर हम रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक करेंगे और फिर हम आएंगे मैथ पे। मैथ के भी कुछ टॉपिक है, मैं तो सारा मैथ कराऊंगा, आप कुछ टॉपिक उसमें से इम्पोर्टेंट जो है, विभाजन का नियम, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, जो इजी है वो आप कर लेंगे, बढ़िया से चीजें सही हो जाएंगी। हमारा क्या रहेगा? तो हमने जो कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन बताए हैं, हम कोई लालच नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वेश्चन कहेंगे 16 to 17 अपन सही कर लेंगे। ये सही वाले हैं, ये टोटल वाले हैं। हम दूसरा रीजनिंग की बात करेंगे तो वहां 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। हम बहुत लालच नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन ही मान के चलेंगे हमारे सही होंगे, क्योंकि रीजनिंग आसान है। आप बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें मेरे साथ, रीजनिंग आपका जीवन सुधार देगा। फिर आएगा मैथ, 35 to 40 नंबर आएंगे इसमें, क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हम ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो सही करने की ताकत रखेंगे। तो टोटल अगर हम मिला लें 16, 10, 5 तो 31 बन जाएंगे। और हमें सही कितने करने हैं? 27। तो 31 यानी कि 4-5 हम ज्यादा लेकर चलेंगे। इसको देखकर आपको लगेगा कि इतना कठिन तो नहीं है चीजें, मैथ अगर हम ना करें तब भी हो जाएंगी। और मैथ का मतलब ये नहीं कि 5 ही, ज्यादा भी सही हो सकता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हो, यहाँ कम भी हो सकते हैं, यहाँ ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, वो तो चलता रहेगा, एवरेज हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी सोच रहे हैं मैं कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग निकाल लूंगा, मत करो ऐसा। रीजनिंग प्लस मैथ निकाल लूंगा, मत करो ऐसा। मैथ प्लस कॉम्प्रिहेंशन तो बात ही छोड़ दो। तो मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के साथ जीवन चलाना है। जैसे आप GS1 में ये नहीं कहते कि मैं साइंस टेक छोड़ के जाऊंगा, ये नहीं कहते इन्वायरमेंट छोड़ के जाऊंगा, ये नहीं कहते कि एनसीएंट छोड़ दूंगा, वैसे ही आप यहाँ मत कहिए कि मैं मैथ छोड़ के जाऊंगा या कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के जाऊंगा। अपन वो हैं जो मैथ रीजनिंग के बलबूते भी सीशन निकाले हैं और तीनों के बलबूते भी सीशन निकाले हैं। तो आपको वो इंसान मिला है जो दोनों तरीके से चीजों को डील करके बैठा होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या पेपर होता है, क्या चीजें होती हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन सही करने हैं। टोटल हमारा मंडे टू सैटरडे जो क्लास है वह चलेगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, एक दो चीजें वह भी हम बताते हैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्रेंशन में क्या है? कॉम्प्रेंशन में सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। मतलब हाँ, कॉम्प्रेंशन बहुत ज्यादा कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, परसेंटेज नहीं निकालनी है, और छोटी छोटी चीजें हैं। क्या छोटी चीजें हैं? बस पढ़ना है आपको। अरे इतना आसान? हाँ, सिर्फ पढ़ना है आपको। जिसने सही से पढ़ लिया उस पैसेज को, वह सही हो जाएगा। क्यों पढ़ाया जा रहा है सर? प्रॉब्लम्स जो आएंगी ना, उनको ब्रेक डाउन करना है आपको। प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। आपको जो ये कॉम्प्रेंशन आपके एग्जाम के बाद की चीजों के लिए बनाया गया है। आपका कोई केस आ रहा है तो उसके फैक्ट आप निकाल कर ये देख पा रहे हैं कौन सा फैक्ट ज्यादा आसान है, कौन सा फैक्ट ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो नहीं आप आसान आसान पढ़ लियो, जरूरी तो कुछ और था। आप जब प्रशासन में जाएंगे तो वहां आपका एक फाइल्स वगैरह आएंगी, वहां चीजें लिखी होंगी बढ़िया बढ़िया शब्दों में। तो आप किसी दूसरे से तो नहीं कह रहे भैया इसका मतलब समझा दो। उसमें जो लिखा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्स को सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पास जो डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस डेटा से चीजें निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लॉजिक के बेसिस पे केस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति आकर आपके ऑफिस में कोई परमिशन मांग रहा है तो आप उस परमिशन के मांगे जाने के पीछे के कारणों पे विचार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? क्यों ये जरूरी है? ये एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम में इसलिए नहीं लगाया गया कि एग्जाम के लिए जरूरी है। ये आपकी आगे की सर्विस के लिए जरूरी है, नौकरी के लिए जरूरी है। तो इसे मत पढ़िएगा ऐसे कि मुझे बस सी सेट क्वालिफाई करना है। इसे ऐसे पढ़िएगा कि मुझे जब पीएम बन के जाएंगे तो वहां बहुत काम आएगा। कौन सी? अब जैसे कई बार होता है दो तीन स्टेटमेंट जो होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें तीन जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, उसमें मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन सा सही है। ऐसे ही जब आप डीएमएसपी बन के जाएंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप समझ ही नहीं पाओगे भैया ये सही है या वो सही है। तो वहां पर अपना दिमाग लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा ए ऑप्शन सही है, बी सही है। इसलिए ये कराया जा रहा है क्योंकि वहां भी आप समझ पाए कि रमेश सही है या मुकेश सही है, फिर अपना डिसीजन ले पाए कि ए सही है या बी सही है। समझ में आया आपको? चलिए, अब ये सब मैंने बातें लगभग बहुत बता दी। आप 8 बजे रोज बैठ जाया करिए। और 9 बजे एक और सीरीज शुरू हो रही। इस सीरीज का मैंने सफलता सीरीज नाम रखा है 2026 वालों के लिए। यहाँ बहुत कुछ इस सीरीज के नाम से शुरू होगा। जहाँ भी आपको इस चैनल पर सफलता सीरीज दिख जाए आप समझ लेना ये वह सीरीज है। जब आप फिल्म से देकर आओगे तो आप थैंक यू बोलने जरूर आओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा। बाकी आप शेयर करेंगे तभी जीवन आपका और हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्योंकि पैसे मिल नहीं रहे, यही चीजें आपको हजारों रुपए में मिलती हैं, आप जानते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आपको मोटिवेशन के रूप में लाइक कमेंट शेयर देते रहेंगे तो जीवन चलता रहेगा। अब चलिए रूबरू होते हैं उस पैसे से जिसको हमें डील करना है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आप देख रहे होंगे क्या है, तो वही समझाना है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो देखो, पहली बात तो पैसेज क्या होता है। तो पैसेज ऐसा कुछ होता है, मैं मान के चल रहा हूँ आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। आधे घंटे में आपकी दुनिया चेंज नहीं होने वाली कि आधे घंटे आप वैसे भी रील्स वगैरह में खराब कर देते हो। ऐसे ऊपर कुछ लिखा होगा परिच्छेद 1, परिच्छेद 2, परिच्छेद 3, परिच्छेद 4, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ होगा। ज्यादातर पैराग्राफ आपके GS1 के टॉपिक से ही होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट से सबसे ज्यादा होते हैं। फिर आपका बात करें तो इकोनॉमी से भी होते हैं। फिर आपका बात करें तो साइंस टेक से भी होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी से भी होते हैं। ठीक है, और कभी कभार हिस्ट्री से क्वेश्चन, कभी कभार, बहुत रेयरली इसका। तो ये इन्वायरमेंट आप पढ़ते हैं GS1 में, इकोनॉमी GS1 में, साइंस टेक भी GS में, सोसाइटी भी GS में। सोसाइटी मतलब मेंस वाले टॉपिक में। तो वहीं से चीजें आपने जो सीखी हैं वही यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ नया नहीं पढ़ना।
तो ये पैराग्राफ होगा, इसको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देना है। कई बार होता है एक पैराग्राफ, जैसे यही पैराग्राफ है, यही वाला, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है और एक क्वेश्चन ये दिया है, यानी एक पैराग्राफ पे दो क्वेश्चन कभी कभार होंगे। कभी कभार क्या होगा, इसकी तरह ये परिच्छेद दिया है यानी पैराग्राफ, और इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, तो कभी कभी एक पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन भी होगा, और कभी रेयरली ऐसा भी होगा एक पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो एक पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन है, इसका मतलब वह इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या है, इजी क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक पैराग्राफ पे, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, अगर एक पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन है तो वह इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये पढ़ना। अगर ये पढ़ लिए, इसको तोड़ लिए, क्रक्स निकाल लिए, क्या बताना चाहता है वो कर लिए, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसमें आपके पहले की नॉलेज को नहीं सही करना है। अगर इसमें लिखा है कि गरीब देशों ने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, और आपको लग रहा है नहीं, गरीबों लोगों के यहाँ तो उद्योग धंधे हैं ही नहीं, वह कहाँ से कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा करेंगे, विकसित देशों ने किया होगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर पैराग्राफ में लिखा है कि गरीब देशों ने सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है, तो उसको ही मानकर चलेंगे हम। तो इस पैराग्राफ में जो लिखा है उसको ही सत्य मानेंगे, अपनी जो दिमाग की चीजें हैं वह यूज नहीं करेंगे। पहली बात, आज का जो बताने वाला हूँ ये सब आप एक पेज पे नोट कर लो, बाकी फिर आपको नोट करना नहीं पड़ेगा। एक पेज बनाओ, उसको कॉपी की आवश्यकता नहीं, पेज अपने टेबल के सामने लगा लेना, आज जो बता रहा हूँ उसमें। तो पहला तो यही लिखना है, पैराग्राफ पढ़ते समय अपनी दिमाग की चीजों को बाहर रखना है, पैराग्राफ में जो लिखा वही सत्य मानकर चलना है। दूसरा, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, उसको वैसे नहीं पढ़ना है जैसे हम जीवन में पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसकी एक एक लाइंस को समझते हुए, एक एक शब्द पे बात करते हुए, उसको अंडरलाइन करते हुए, उसके जो क्रक्स है, क्या कहना चाहता है, ये हमेशा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये जरूर पूछना है, कहना क्या चाहते हो, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ पढ़ के आपको ये दिमाग में जरूर आए, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ठीक है, कहना क्या चाहते हो, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरा है, इसमें कुछ शब्द होते हैं जो शब्द पूरे आंसर को बदल देते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक शब्द लिखा है पूर्व धारणाएं। क्या लिखा है, पूर्व धारणाएं, यानी पैसेज जो है उसको लिखने से पहले दिमाग में लिखने वाले के क्या चल रहा है, उसकी पूर्व की धारणाएं क्या थी। तो सबसे कठिन क्वेश्चन यही माने जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है, जैसे मान लो आप कोई पैसेज लिख रहे हैं, ये वाला मान लो आपने लिखा, आपकी डायरी लिख रहे हैं, आपकी डायरी मुझे मिल गई। अब मुझे ये बताना है कि आप इस डायरी को लिखने से पहले क्या सोच रहे हैं, आपने ये क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको उस व्यक्ति के दिमाग में घुसना है कि ये लिखने से पहले वह क्या सोच रहा था, क्योंकि ये आंसर इस पैराग्राफ को पढ़ के नहीं आएगा, इस पैराग्राफ से पहले वो क्या सोच रहा था। समझ रहे हैं आप, पहले ही आपको ऊपर से निकल रहा होगा। इतना कठिन कठिन नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, आसान है। क्यों, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हो, तब बनाते हो जब जीवन की नैया निकल जाती है, डूबने लगते हैं तब हम सुधरते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अभी से हम पढ़ेंगे, आप 1 महीने बाद खुद कहोगे मजा आ गया। तो इसमें क्या है, हमें पूर्व धारणाएं में क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो लेखक की सोच को ये चारों दर्शाते होंगे, लेकिन सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है, समझ रहे। तो दूसरा, लेखक की सोच क्या है, ये आ सकता है। तीसरा, यहाँ देखो, कौन सा कथन सर्वाधिक तर्क संगत विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ का पूछा गया निष्कर्ष क्या है, तो पूर्व धारणा क्या है, लेखक की सोच क्या है, निष्कर्ष क्या है। आगे आओ, अब ज्यादातर क्वेश्चन पूर्व धारणाएं वाले भी पूछे जाते रहे हैं। परिच्छेद के लेखक द्वारा किसे प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है, कौन सी चीज है जिसको अच्छे तरीके से लेखक के द्वारा बताया गया है। ठीक है, फिर देखो पूर्व धारणाएं, फिर देखो पूर्व धारणाएं, क्वेश्चन इसीलिए सही
जो है वह कठिन बन जाता है, क्योंकि पूर्व धारणाएं बहुत ज्यादा पूछी जाने लगी थी। कुछ क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे आप अनसीन पैसेज पढ़ के आए हैं, कि सीधे आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हाईलाइट तो किए थे, कहाँ चले गए? हाँ, ये देखो, यहाँ क्या लिखा है? सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक सुझाव। यहाँ क्या पूछा गया है? सुझाव भी कुछ दे रहा होगा लेखक, उस सुझाव को दिखाना है। हो सकता है इसमें चारों सही हो, लेकिन आपको कौन सा सही करना है जिसमें सुझाव बताया जा रहा हो सकता है पूर्व धारणा अगर पूछा जाता तो आंसर ये सही होता। हो सकता है अगर निष्कर्ष पूछा जाता तो ये आंसर सही होता। अगर सुझाव पूछा जाएगा तो हो सकता है ये आंसर सही हो। तो यहाँ पे किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये शब्द मैं जो बोल रहा हूँ ये सब आप लिखते रहिए, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, सुझाव। ठीक है, इनका मतलब अभी समझाएंगे, फिर हम चलेंगे चीजों को देखने। यहाँ देखो क्या लिखा है, सर्वाधिक युक्त युक्त और तर्क संगत। निहितार्थ क्या है? निहितार्थ, यहाँ पे निष्कर्ष नहीं, निहितार्थ। तो इन सबका मतलब जो है वह अलग अलग होता है। ठीक है, सबका मतलब अलग अलग होता है। एक और शब्द था, उसका मतलब था, हाँ ये देखो है ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? परिच्छेद का मर्म क्या है? क्रक्स क्या है? पूरा क्रक्स क्या है परिच्छेद का? फिर यहाँ देखो दूसरा, लेखक का संदेश क्या है? क्या इस पैराग्राफ में संदेश दे रहा है? क्या छाएं दे रहा है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ देखो एक और है, ये निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यहाँ एक और है सब। हाँ, ये देखो, उपयुक्त के परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ केंद्रीय विचार पूछ लिया गया। फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होते रहेंगे। एक और है, सुझाव क्या है? सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, इतने शब्द हैं, अब सभी शब्दों का मतलब भी है। एक और था यहाँ पे, ये देखो, हाँ, उपनिगमन। उपनिगमन क्या है? उपनिगमन, अब देखो कितने शब्दों का उपयोग किया गया और इन सबका मतलब अलग अलग है। उपनिगमन होगा तो अलग आंसर होगा, निष्कर्ष होगा तो अलग आंसर होगा, मर्म पूछेगा, केंद्रीय विचार पूछेगा, सबके आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब हम इन शब्दों को नोट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द का उपयोग करता है, उसका मतलब क्या है। कॉपी लेकर बैठो और नोट करते रहो। पहला, पेज कॉपी लेकर मत बैठो, पेज में, एक पेज में लिख लो। की पॉइंट्स इन्हें बोलते हैं, की पॉइंट्स अगर आप पेज में लिख लेंगे तो आपका जो, जब पढ़ेंगे हम लोग तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द होगा, और मैं एक और बात बताऊं, कई बार हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश के शब्द अलग अलग होते हैं, हिंदी में उनका मतलब एक ही होता है। तो जब भी आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ें तो इंग्लिश के वर्ड को भी पढ़ लिया करें। कई बार हिंदी के ब्रैकेट में, जैसे उसने लिखा निष्कर्ष, तो हिंदी में भी वो ब्रैकेट में लिख देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इंग्लिश में चीजें अलग हैं, हिंदी में दोनों का मतलब निष्कर्ष ही होता है। तो जब भी आप कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड हैं, जो लास्ट में जो वर्ड लिखा होता है, निष्कर्ष, मर्म, निहितार्थ, उसको इंग्लिश में अवश्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स भी निष्कर्ष होता है। तो जब कंक्लूजन की बात आएगी ना, तो पैसेज में फैक्ट होंगे, एविडेंस होंगे, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कंक्लूजन का मतलब जो भी पैराग्राफ में है उसका कंक्लूजन क्या है लास्ट में। हम लोग ऐसे वगैरह में लास्ट में लिखते हैं ना, कंक्लूजन कर दो, क्या बातें हैं। तो इसमें अपनी दिमाग की बातों को नहीं रखना है। जो पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है कि आम का पेड़ समुद्र में लगा हुआ होता है, तो हाँ समुद्र में लगा है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंक्लूजन का मतलब क्या है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कई बार कंक्लूजन डायरेक्टली मिल जाता है, जैसे हम लोग बचपन से अनसीन पैसेज करते आए हैं कि उसमें लिखा है, हमने ढूंढा और आंसर दे दिया। कई बार उसमें बिटवीन द लाइंस होता है, इनडायरेक्टली लिखा होता है, तो हमें पैसेज को समझ के फिर उसको सही करना होगा। ठीक है, कुछ शब्दों का
उपयोग होता है कंक्लूजन लिखते समय। जैसे आपने कंक्लूजन लिखने में कहते हैं ना, जब आदमी भाषण देता है तब भी निष्कर्ष अपना कंक्लूजन करता है, कंक्लूड करता है कुछ शब्दों के साथ। तो इस तरह, इसलिए, ऐसे शब्द अगर मिलेंगे तो हमें पता रहेगा कि अच्छा इसके आगे वाली लाइन कंक्लूजन की बात हो रही है। या तो हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट, कहना क्या चाहते हो, व्हाई, क्यों। तो ये शब्द लगाकर भी हम कंक्लूजन को ढूंढ सकते हैं। तो पहला पहला शब्द अपना लिख लो, कंक्लूजन। कंक्लूजन समझ में आ गया, दिमाग में बिठा लो। अगर एक बार ना समझ में आया, दो बार क्वेश्चन देख लेना, इस वीडियो को दो बार देख लेना, लेकिन चीजें सही करना। दूसरा शब्द होता है इंटरफेरेंस। इंटर नहीं, इन्फरेंस, इन्फरेंस, इन्फरेंस। मैंने यही सब समझ लिया था, तभी मुझे पैसेज आसान लगे थे। ठीक है, आप भी समझ लो, आसान लगेंगे। तो इसमें भी फैक्ट वगैरह दिया होता है, एविडेंस दिए होते हैं, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। लेकिन इसमें हम अपनी जो नॉलेज है दिमाग की, जो पहले से हमारी नॉलेज है, उसको यूज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं, अपने लर्निंग का यूज कर सकते हैं। यूज योर नॉलेज, हम अपना यूज कर सकते हैं नॉलेज को। ठीक है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। ठीक है, कई बार इलॉजिकल भी सही हो जाता है, कई बार अनजस्टिफाइड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे एक दिमाग में पहले से है कि मैथ के क्वेश्चन जो हैं इसमें सी सेट में, वो मुझसे नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरे दिमाग में पहले से है, क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट दिए सी सेट के, जितने भी सी सेट के टेस्ट दिए थे, उन सब में मैंने मैथ का सही से यूज नहीं कर पाया, मैथ लगा नहीं पाया। तो क्या आप इस बेसिस पे जब एग्जाम देने जाएंगे तब भी कहेंगे कि मैं मैथ नहीं लगा सकता? जो ये पास्ट जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ ये टेस्ट में सी सेट की घटना घटित हुई थी, उसके आधार पे हम कहते हैं कि मेरा मैथ के क्वेश्चन सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो भी सकता है, लेकिन हमारा ये दिमाग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पैसेज में इनडायरेक्टली रूप से ये चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, पैसेज में डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, पैसेज में इनडायरेक्टली आपको ढूंढना पड़ेगा। अगला आता है एजम्पशन, जो पूर्व धारणा हमने लिखे थे। एजम्पशन, एजम्पशन से ही आपको शब्द यूज होता दिख रहा है, एज्यूम, एज्यूम करना है आपको। जैसे अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो हम क्या सोचते हैं? यही तो सोचते हैं कि भाई इंडिया तो जीत ही जाएगा, यही एज्यूम करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जब जब हमने मैच लड़ा है हम जीते हैं, तो एज्यूम होकर चलते हैं कि मैच इंडिया ही जीतेगा। समझ रहे हैं आप? किसी का चेहरा अगर उदास है तो हम समझ जाते हैं कि इसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, इसीलिए इसका चेहरा उदास है। तो ये क्या है? ये हम एज्यूम करके चलते हैं ना, एज्यूम करते हैं, एजम्पशन होता है हमारा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि अगर ऐसा चेहरा है तो इसका मतलब कोई परेशानी है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लाई। इम्प्लाई करना, इम्प्लाइज डेट आपने पढ़ा होगा, मैथ वालों ने तो बहुत पढ़ा होगा इम्प्लाइज डेट। जैसे इम्प्लाई का मतलब कोई हिंट दे देना। जैसे कई बार हमारे सर लोग होते थे, वो कहते थे कि अगर आप समझदार हो तो मैं हिंट दे दूंगा, आप सही कर लोगे क्वेश्चन, और आपने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कितना भी कहूँ आप सही नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अभी भी किसी को मैथ 10th क्लास वालों को पढ़ा रहा था, तो कोई क्वेश्चन होता था, अगर वो समझदार बच्चे हैं तो मैं बस इतना कहता था कि देखो यहाँ से ऐसे करके ये वाला ऐसा वैसा, वो समझ जाते थे। अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ में आ गया। अब कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको कितना भी हिंट दो, लेकिन उसे समझाना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्व करके, आंसर पूरा सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा, उसको हिंट से काम नहीं चलता है। समझ रहे हैं आप? इम्प्लाई, कोई ना कोई हिंट या सजेशन देना, किसी को हिंट देना, किसी को सजेशन देना, वो इम्प्लाइज होता है। यह भी कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं होगा, क्योंकि हम सजेशन, हिंट, हिंट का मतलब ही क्या होता है, हम डायरेक्ट नहीं बता रहे कि बेटा ये सही वो सही, हम हिंट देकर बता रहे हैं। अगला है क्रक्स। क्रक्स तो पता ही है, क्या मैसेज क्या दे रहा है?
पैराग्राफ में जो है वह मैसेज क्या है, क्रक्स क्या निकल रहा है उस पैराग्राफ का, क्रक्स कहना क्या चाहते हो। तो वही, ये तो आपको हर पैसेज में निकलना है। आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, अच्छा अच्छा ये क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, और इसमें भी ये बता रहा है क्लाइमेट चेंज के बाद जो बाढ़ आने वाली है उसकी बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपको ये निकालना है क्रक्स, चीजों को कनेक्ट करना है। अब लगता होगा यार बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। ये सब पढ़ लोगे ना, 2-3 बार वीडियो देख लोगे इसको, तो आपको बहुत आसान चीजें लगने लगेंगी। तभी पहले सब समझाए दे रहे हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहेंगे और जीवन को आसान बनाते रहेंगे। अगला कौन सा नंबर है? 6। 6 नंबर है इम्प्लीफिकेशन। ये पता नहीं मेरे जबान पे कहाँ से आ जाता है, इम्प्लीकेशन। पैसेज में इम्प्लीफिकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेट करना, कारण बताए गए होंगे पैसेज में, परिणाम, कारण परिणाम इन सब की बातें होती होंगी, सॉल्यूशन सजेशन इन सब की। ताकि हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इनका अच्छे से मतलब, बस आप इनको एक पेज पे नोट कर लीजिए, जब हम पढ़ें तो ये आपके आंखों के सामने हो। ठीक है। और एक और आता है, मैथ वालों ने बहुत पढ़ा होगा, हर थ्योरम के बाद ये लिखा होता है, कोरोलरी। कोरोलरी, कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब कई बार होता है रिजल्ट, मैथ वाले लोग जानते हैं। और कई बार क्या होता है, अल्टरनेट, कि उसी, अल्टरनेट, जैसे हम लोग करते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है, तो उसमें देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो ये इसका क्या है, कोरोलरी है, अल्टरनेट है, क्या उससे ये निकला रहे है, रिजल्ट है, उससे ये निकला है यानी कि रिजल्ट है। ठीक है, तो कोरोलरी आखिरी में 7th नंबर। तो इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह हमको चीजें समझनी पड़ेगी। 2-3 है जिसका हिंदी में अर्थ एक ही होता है, एक इम्प्लीकेशन और एक हो गया कोरोलरी। ये एक जैसा अर्थ देते हैं, लेकिन इम्प्लीकेशन का मतलब होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, ये लिखते रहो, कोई फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर की बात है। और कोरोलरी का मतलब होता है प्रेजेंट, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो, वो मैंने प्रेजेंट में ही तो दिखाया, उसका कोरोलरी, उसका रिजल्ट, उसका अल्टरनेट। ठीक है। अब आपका जीवन बस एक चीज पे चलेगा, वह है प्रैक्टिस। रोज हम कुछ पैसेज करेंगे, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। आपको बस ये देखना है कि सर कैसे उस पैसेज को पढ़ रहे हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद कैसे साथ में समझ रहे हैं, कैसे उसको लाइंस अंडरलाइन कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं, फिर कैसे उसमें से जो ऑप्शंस हैं उसको समझकर टिक कर रहे हैं। समझ में आ गया? सबसे जरूरी क्या है, पढ़ना। अपने दिमाग में जो चीजें हैं उसके हिसाब से नहीं, जो वहां लिखा है उसके हिसाब से। हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे उस पैसेज को जैसे हमने जीवन में कभी उस बारे में पढ़ा ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज है तो हम अपने क्लाइमेट चेंज को ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ जो यहाँ लिखा है वही सही है। उसने लिखा है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे देश में या पूरे विश्व में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, हम कहेंगे हाँ जम जाएगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमें वहां लिखा है तो हम मान लेंगे कि हाँ बढ़ जाएगी। फिर तो इसको पढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ अंडरलाइन करते हुए कुछ चीजों को सर्किल करते हुए पढ़ेंगे, फिर उसको हम आंसर देखेंगे। कई बार सीधे सीधे एक बार पढ़ के मिल जाएगा, कई बार पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिए। 1 महीने, आपको 1 महीने और 30 मिनट आप बर्बाद वैसे भी कर देते होंगे, तो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं रखा रहे। इसके बाद एक और 9 बजे रखूं या 10 बजे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स GS1 के लिए, वह जो एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस आते हैं, जहां से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब मिला के, फिर हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, जो कि सब लगभग पढ़ते हैं। फिर आपका हिस्ट्री का जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो बुक्स, ये बुक्स आपको ढूंढनी नहीं है, हम उन बुक्स को चूज कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट, कॉपी पेस्ट। कई बार लोग आते हैं ना, दिखाते हैं प्रीलिम्स के बाद देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आया, उन बुक्स को हम ढूंढ रहे हैं। 10 क्वेश्चन रोज करेंगे फरवरी तक, तो इधर 4 महीने अगर हमने कर लिया तो हमारा कई क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10
क्वेश्चन का मतलब 15 मिनट, और 15 मिनट तो आप ऐसे ही चाय पीते हुए निकाल देते हैं। तो चाय पीते हुए भी इस 10 क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये 10 क्वेश्चन वह होंगे जो बिटवीन द लाइन आ रहे हैं। आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जियोग्राफी के एनसीईआरटी कितनी भी बार पढ़ लिए हों, ये मेरे क्वेश्चन आप टिक नहीं कर पाओगे, 10 में से 10 नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा और वही क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है। क्यों वही एनसीईआरटी से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है और नहीं हो पाते? क्योंकि वो इस तरीके से फ्रेम करता है कथन कारण में और सभी जगह। तो ये 2 क्लास अभी चालू होंगी, आप इन दोनों को देखिए और अपने प्रीलिम्स को मजबूत करिए। मैंने बोला था दीपावली में धमाका होगा, ये पहला धमाका है, ठीक है, ये पहला है और आगे होने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट अगर मिला ना तो दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीजें प्रोवाइड होंगी जो आप हजारों रुपए देकर करते हो। बस आपका लाइक कमेंट शेयर मिलता रहेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपका लाइक कमेंट शेयर कम होगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब उतना पैसा देता नहीं जितना आप सोचते हो। मुझे भी लगता था पहले यूट्यूब बहुत पैसा देगा, नहीं दे रहा भाई। मन तो कर रहा कुछ और कर लूं, लेकिन अब ऐसी जगह फंस गए ना कि भुलाया भी नहीं जाता और बसाया भी नहीं जाता। ठीक है, जो भी गाना है, मुझे गाने आते नहीं, लेकिन हाँ, तो फंस गए हैं तो फंसे हुए हैं। अब आपने सपोर्ट किया तो 2026, 27, 28 में जीवन कहीं और बेहतर तरीके से इसको ले जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। आपका कमेंट डिसाइड करेगा कि क्या करना है जीवन में। जय हिंद, जय भारत।